नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं वे कौन से विषय जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह हमारी आज की सभी करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में सभी पे विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन उस चर्चा से पहले ज़रूरी है कि मैं आपके साथ एक न्यूज़ साझा कर लूँ। तो यह न्यूज़ आप सभी के लिए एक नए कोर्स से संबंधित है। संस्कृति आईएएस 3 अक्टूबर से दिल्ली में एक नया बैच शुरू कर रहा है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल हैं। यह जो कोर्स है यह हाइब्रिड कोर्स है, यानी कि आप ऑफलाइन या और ऑनलाइन दोनों ही प्रकार की क्लासेस में ले सकते हैं। तो बिना किसी देर किए आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और यहाँ पे अपनी सीट बुक करा लीजिए। और ये बात आप सभी जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहाँ एक नहीं बल्कि हर शिक्षक श्रेष्ठ है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ क्या कह रही है। आज की पहली न्यूज़ बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा आरोग्य मेत्री कयूप अस्पताल के बारे में। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि हमारे स्पेशलिस्ट हैं कुछ, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि अब हासिल कर ली है। भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये। एक्चुअल में इन्होंने जो डेवलप किया है यह एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। पोर्टेबल, आप आपदा के समय या विपरीत परिस्थितियों में कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह इस मामले में महत्वपूर्ण है और इसमें हर एक वो सुविधा शामिल की गई है जो एक हॉस्पिटल में सुविधा आपको दी जाती है। ये क्यों तैयार किया गया? क्योंकि कई बार आपदा की वजह से या हमारे सैनिकों को ज़रूरत पड़ने की वजह से हमारी रीच उन तक नहीं हो पाती और हम चिकित्सा सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँचवा पाते, जिस वजह से बहुत लोगों को अपनी जान खोनी पड़ती है। बट अब फिलहाल व्यवस्था कर ली ऐसी गई है कि ड्रोन के माध्यम से भी इसको कहीं भी पहुँचाया जा सकता है और इसको अलग अलग बॉक्स में ब्लॉक्स में बांटा जा सकता है। क्यूब्स में अलग अलग क्यूब्स के माध्यम से इसको सप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे कि बहुत जल्दी मेडिकल फैसिलिटीज़ हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही कहीं भी आप इस किट का प्रयोग करके, इस क्यूब का प्रयोग करके पूरा का पूरा हॉस्पिटल तुरंत इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया। तो यह विश्व का पहला आपदा अस्पताल है, आरोग्य मेति क्यूब जिसको कहा जा रहा है वर्तमान में। बात क्लियर है सभी लोग को? तो समझते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या शामिल है इसमें। ठीक है, तो इसमें शामिल जो पक्ष हैं उसमें बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको तैयार किया गया है सहयोग से। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय शामिल है, साथ साथ एक कंपनी HL लाइफ केयर इसमें शामिल है। इन तीनों के सहयोग से ही इसको अब तैयार कर लिया गया है, क्योंकि क्षेत्र जहाँ जहाँ हमको रिक्वायरमेंट थी, लंबे समय से परेशान थे कि कैसे उस क्षेत्र में हम मेडिकल फैसिलिटीज़ को पहुँचा पाएँ और सरलता से पहुँचा पाएँ। हालांकि इसको हमने पूरी तरह से भारत में विकसित किया है, यह स्वदेशी है पूर्णतः, जिस वजह से इस पर लागत बहुत ही कम आई है। यदि हम किसी भी और देश के माध्यम से इसको तैयार करवाते, ठीक है, क्योंकि दुनिया का पहला ही है, तो किसी और के माध्यम से करवाते तो हमें बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ जाता। लेकिन भारत में इसको मात्र तैयार करवा लिया गया है 2.5 करोड़ रुपए से भी कम लागत में, यानी कि बहुत ही अधिक सस्ता पड़ा है। यह एक छोटा सा हॉस्पिटल हमें जहाँ सुविधाएं हर प्रकार की है। इसमें व्यवस्था की गई है कि आप 48 घंटे तक 200 लोगों का उपचार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो 200 लोग हैं उनमें से आप 100 लोगों को प्रॉपर बेड प्रोवाइड करा करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। मतलब हर एक चीज़ इसमें है, आपको कुछ भी अलग से नहीं लाना, आपको जो भी चाहिए होगा वो सब इसमें निकलेगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था ना बचपन में, सब लोगों ने आपने देखा होगा, मुझे बिल्कुल पता है, डोरेमोन की पॉकेट हुआ करती थी। आप उस पॉकेट में हाथ डालते थे और सब कुछ निकल के बाहर आ जाता था, जो भी ज़रूरत होती थी। ये उस पॉकेट के ही समान है, बहुत अधिक बड़ा नहीं है, बट उसके बावजूद इसमें हर कुछ शामिल किया गया, चाहे मेडिसिन हो और ऐसी ऐसी बातें आपको पता लगी कि आप सोचेंगे कि एक्चुअल में ये इतना छोटा सा बनाया गया है, बट शामिल बहुत कुछ है इसके अंदर। यह पूरा कार्यक्रम जो किया गया है, जो तैयार किया गया है, प्रोजेक्ट भीष्मा के तहत तैयार किया गया है। भीष्मा सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल है, शुरू की गई थी यह भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में ही। ठीक है, तो तब से यह कार्यान्वित है, लगातार चल रही है और हम इसको रेगुलरली अलग अलग समय पर पढ़ते हैं। आरोग्य मैत्री पहल के हिस्से के रूप में सब कुछ तैयार किया गया है और इसके तहत हमने फैसला भी कर लिया है कि म्यांमार को 2 आरोग्य मैत्री क्यूब देने हैं, साथ साथ श्रीलंका को भी 1 देना है। यह सब कुछ हमने फाइनल कर दिया, यानी कि हम अकेले अकेले इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, बाकी और देशों को भी इसका लाभ हम लोग दे रहे हैं। हमने बात कर ली है कि उनको दिया जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ विशेषताओं पर नज़र डाल लेते हैं कि क्यों है यह अस्पताल अपने आप में खास। तो एक्चुअल में इसके अंदर 2 केज बनाए गए हैं। केज मतलब फ्रेम बनाए गए हैं, 2 फ्रेम इस प्रकार के हैं और 2 फ्रेम में हमें 3 मिनी फ्रेम भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यह एक ही फ्रेम हमारी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो यह एक फ्रेम है, इसके जैसा ही बिल्कुल एक सेम दूसरा फ्रेम भी है। ठीक है, तो जो पहला फ्रेम है उसको 3 फ्रेम में डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे, और ये जो 3 अलग अलग फ्रेम है
इनको 12 खंडों में विभाजित किया गया है। इनमें 12 अलग अलग बॉक्स लगाए गए हैं। हर एक बॉक्स में यानी कि हर एक क्यूब में कुछ अलग चीज़ें, किसी में कोई मेडिसिन है, किसी में कुछ टूल है, या किसी में सर्जरी का सामान है, या किसी में टेंट निकल के आ रहा है। मतलब हर एक क्यूब में अलग अलग चीज़ शामिल की गई है। तो यह पूरे का पूरा एक फ्रेम के 3 पार्ट और हर पार्ट में 12 हिस्से। तो इस प्रकार जो एक फ्रेम है वह टोटल 36 क्यूब्स का है। इस प्रकार 2 फ्रेम है यानी कि हमारे पास टोटल 72 क्यूब्स वर्तमान में हो रहे हैं। तो यह जो 72 क्यूब है यही अपने आप में महत्वपूर्ण है और सब कुछ इसी में शामिल है। ठीक है, तो सारी बात वही लिखी है जो आपको मैंने अभी बताई है। इसमें व्यवस्था है कि एक क्यूब से आप 100 लोगों का उपचार कर सकते हैं, यानी कि टोटल जो दोनों सेट हैं क्यूब्स के, तो दोनों फ्रेम के माध्यम से हम टोटल 200 लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिनमें 100 के लिए बेड की सुविधा भी की गई है। इसका जो कुल वेट है यह 720 किलोग्राम है अगर हम दोनों को एक साथ तोलते हैं तो उस स्थिति में। बट अगर कभी भी इमरजेंसी सप्लाई करनी है तो ड्रोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि यह क्यूब अलग अलग हो जाते हैं तो काफ़ी हल्के हो जाते हैं, जिस वजह से ड्रोन भी इनको आवश्यकता अनुसार सप्लाई कर सकता है। इतना ही नहीं, इसको बहुत अधिक डिजिटल बनाया गया है और यह पूरी तरह पोर्टेबल होने के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर संचालित है। यानी कि अगर कहीं भी जरूरत पड़ी ना, तो जरूरत की स्थिति में आप मात्र और मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर एक पूरा हॉस्पिटल का सेटअप तैयार कर सकते हैं। और 8 से 10 मिनट में सेटअप तैयार करने के साथ ही आप जो भी पेशेंट है उनको ट्रीट कर भी सकते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और जितने भी समय यानी कि मैक्सिमम 2 दिन का सामान इसमें शामिल किया गया, तो 2 दिनों तक आपको किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि जो ये पूरी की पूरी किट है, जो ये हॉस्पिटल है, यह रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है, यानी कि सौर ऊर्जा आधारित है। सूर्य की ऊर्जा मिलती रहेगी, सारा काम इसमें अच्छे से व्यवस्थित होता रहेगा। इतना ही नहीं, आपके मन में यह भी प्रश्न आया होगा, जरूर नहीं आया तो अब बुला लीजिए। प्रश्न यह है कि एक्चुअल में अभी हमारे पास में टोटल 72 क्यूब्स हो रहे हैं, तो एक्चुअल में डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि 72 क्यूब्स में से कौन सा क्यूब किसके रिलेशन में। यानी कि अगर किसी को गोली लगी है तो हम कैसे समझेंगे कि गोली वाली दवाइयाँ या उसके ट्रीटमेंट का सामान कहाँ है। किसी को अगर बर्निंग हुई है तो बर्निंग का सामान कहाँ से मिलेगा, या टेंट चाहिए, बेड का सेटअप निकालना है, तो कैसे कैसे निकाल पाएंगे, कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए भी भाई इन लोगों ने पूरी की पूरी व्यवस्था की, क्योंकि हर एक चीज़ को खोलने में बहुत अधिक समय बर्बाद होगा। तो इन्होंने एक डिवाइस भी डेवलप की है सभी क्यूब्स के लिए। यह जो डिवाइस है एक टैबलेट आधारित एप्लीकेशन है। एक टैबलेट आधारित एप्लीकेशन में इन्होंने क्यूआर की व्यवस्था की है, यानी कि जो यह सभी क्यूब है, हर एक मिनी क्यूब के ऊपर एक क्यूआर कोड लगाया गया है, और आप अपने टैबलेट से अगर उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसके अंदर कि कौन कौन सी दवाइयाँ या क्या क्या सामान उस क्यूब में रखा हुआ है, ताकि आप सिर्फ उसी को निकालें, उसको खोलें और उसमें से अपनी ज़रूरत का जो भी काम आपको करना है वो कर लें। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से सोच थी जिस व्यक्ति इसके पीछे था, और इसको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यह जो 72 क्यूब है ना, यह अपने आप में इतना स्पेशल है कि आपको मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, सारी व्यवस्था करा रहे हैं, रहने की, बेड्स की भी। इतना ही नहीं, आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जो महत्वपूर्ण रूम्स चाहिए होते हैं, जो मशीन चाहिए होती है, वो भी इन क्यूब्स में शामिल है। कौन कौन सी इसमें शामिल है? एक ऑपरेशन थिएटर, यानी कि पूरा ऑपरेशन थिएटर इन 72 क्यूब्स के अंदर है। आप इसको खोलेंगे, अपना ऑपरेशन थिएटर स्टैब्लिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको एक मिनी आईसीयू भी इसके अंदर मिल जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। वेंटिलेटर भी इसमें शामिल किया गया है। ब्लड टेस्ट के लिए जो भी आपको मशीन चाहिए वो भी, एक्सरे की मशीन भी इसी क्यूब में है, और अल्ट्रासाउंड की मशीन भी इसी क्यूब में है। डिजिटल इमेजिंग रेडियोग्राफी मशीन, इसके अलावा स्ट्रेचर और आधुनिक सर्जिकल उपकरण, जो भी टूल चाहिए सब कुछ। यानी कि हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था सिर्फ इन 72 क्यूब्स के अंदर है, इस पूरे मिनी हॉस्पिटल में है। तो इसलिए ही बेहद महत्वपूर्ण है, और कहीं भी कभी भी कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कितना भी फेंक लो इसको। अगर आपको कभी इमरजेंसी में ड्रोन से अप्लाई करना है, इसको फेंको, कहीं भी आग में फेंक लो, पानी में फेंक लो, कैसे भी जलेगा नहीं। इस प्रकार से तैयार किया गया है, टूटेगा नहीं, क्योंकि लोहे की फ्रेम बहुत अधिक मजबूत हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, जिनके माध्यम से इसको तैयार किया गया। तो बहुत ही बढ़िया सेटअप इन्होंने तैयार किया है, और ये सारी की सारी व्यवस्था आने वाले समय में भारत के चिकित्सकीय क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्लियर है बात सभी को? जब इतना अच्छा सीखा है, जाना समझा है, संस्कृति आईएएस की पूरी टीम आप लोग के लिए लगी हुई है, तो कमेंट क्यों नहीं करते हैं? कमेंट करके अपने रिव्यूज़ दे दिया करें, और साथ साथ हमें प्रश्न का आंसर भी देते रहा कीजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। मून स्नाइपर की बात अब कर लेनी है। मून स्नाइपर, स्नाइपिंग क्या होता है? स्नाइपर का मतलब होता है कि वह अगर किसी टारगेट को लॉक कर लेता है तो फिर हिट करके ही मानता है, एक अच्छे खासे डिस्टेंस के बावजूद। यही सारा का सारा मामला है। तो अभी क्या हुआ है, जापान ने अपना एक मून मिशन लॉन्च कर दिया है और इस मून मिशन को जापान में प्यार से मून स्नाइपर कह रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है कि जो जापान का दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पे टेनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। इसके लॉन्च के बारे में यह बताया जा रहा है कि इसमें जो रॉकेट प्रयोग हुआ है वह HIIA रॉकेट है। तो सफलतापूर्वक अभी इसने इसको लॉन्च कर लिया है, बट अभी इसका लंबा जीवन है क्योंकि यह आने वाले 3 सालों तक के लिए तैयार किया गया है कि 3 साल तक आपको चंद्रमा के बारे में रिसर्च करनी है, जानना समझना, हमें बताना है। बट उस 3 सालों का काम शुरू करने से पहले अभी लगभग 6 महीने का समय इसको लगने वाला है चंद्रमा तक पहुंचने में, क्योंकि अभी यह 4 महीने तक सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलने में लगाएगा। उसके बाद 1 महीना यह घूमेगा सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऑर्बिट में, उसके बाद यह लैंडिंग फोकस करेगा। बट इसकी एक खास बात है और जो इसे बाकी अन्य मिशनों से अलग बनाती है, वह खास बात इसकी यह है कि यह लैंडिंग अपनी मर्जी से करेगा, क्योंकि इन्होंने एक क्रेटर को टारगेट किया गया है। साथ साथ इन्होंने यह भी फैसला किया है कि लैंडिंग हमारी मर्जी से होगी और हम ऐसे तत्वों की खोज करेंगे जो केवल जापान को नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों को मनचाही जगह पर लैंडिंग करने में मदद करेगा। खास है अपने आप में, तो इसलिए इसको अब सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया। आने वाले समय में होगा क्या पता चलेगा। इसमें एक खास लैंडर इन्होंने अपना शामिल किया है, बट लैंडर के अंदर कुछ नहीं है। जैसे हमारा पृथ्वी वाला जो लैंडर गया था, उस लैंडर से रोवर निकला था, उसने काम किया। बट इनका जो लैंडर है उसमें कोई भी मशीन नहीं रखी गई। इनका जो लैंडर है उसको SLIM यानी कि स्लिम कह रहे हैं। स्लिम का अर्थ है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है बात सभी? ठीक, ओके। तो जापान में क्या कह रहे हैं, मून स्नाइपर यूनि मर्जी से ये है वहाँ पर लैंड होगा। तो इन्होंने जो टारगेट सेट किया है, जो स्थान अपने लिए चूज किया है चंद्रमा पे, यह चाहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र में और उस क्षेत्र के लगभग 100 मीटर के दायरे में ही लैंड करे और कहीं नहीं करे। और चाहे वहाँ की स्थिति कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बट लैंडिंग वहीं होना चाहिए। और सॉफ्ट लैंडिंग हर देश के लिए बड़ी चुनौती होती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा ना कि रशिया बहुत तेज़ी से गया था लूना लेकर के, बट क्रैश हो गया, नहीं हो पाया सक्सेसफुल। और हम लोग आराम से गए, 40 दिन का समय लगाया और सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग भी कर पाए। पिछली बार चंद्रयान-2 में परेशानी हुई थी, बट अब की बार हमारा सब कुछ अच्छा रहा, बेस्ट रहा, बहुत बेहतरीन रहा। तो अब उसी तरफ ये भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब देश हमें फॉलो कर रहे हैं। और ये बात हम हमेशा से जानते हैं कि जब 0 दिया था भारत ने, तभी तो लोगों को गिनती आई थी ना। तो ठीक उसी प्रकार अब जिस प्रकार से मून के साउथ पोल पे हम लैंड किए हैं, अब दुनिया के अनेक देश चाहते हैं कि हम भी वहाँ लैंड करें। बट एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है, उसकी ग्रेविटी नहीं है बहुत अच्छी, जिस वजह से बहुत अधिक परेशानियाँ होती हैं सॉफ्ट लैंडिंग करने में। बट जो भी न्यूज़ चल रही है, जो भी मिशन जा रहा है, उससे संबंधित बातों को करना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें स्लिम के अलावा एक और भी इक्विपमेंट शामिल किया है जिसको कह रहे हैं XRISM। इसका मतलब है एक्सरे इमेजिंग और स्टेटोस्कोपी मिशन। एक्चुअल में यह एक प्रकार का जो टेलीस्कोप होता है उस टाइप का मिशन है, जो मुख्य रूप से वहाँ जा करके अलग अलग चीज़ों की स्टडी करेगा। क्या क्या स्टडी करने वाला है मैं आपको ये बता देता हूँ। जो ये XRISM है, इसका उद्देश्य है कि गहरे अंतरिक्ष में जो एक्सरे है, जो ऐसे इसके नाम में भी है, तो जो है एक्सरे किरण है, उसका निरीक्षण करेगा, जांचेगा, समझेगा। इसके अलावा जो वहाँ पर महत्वपूर्ण गर्म क्षेत्र हैं, तापमान को समझेगा और किस प्रकार वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, उससे संबंधित पहलुओं की भी चर्चा करेगा। और एक्सरे के तरंग दैर्ध्य की पहचान करेगा कि कैसे वो अलग अलग क्षुद्र ग्रहों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और उनकी चमक में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है बात सभी को? तो जो सबसे गर्म क्षेत्र, सबसे बड़ी संरचना है और सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण है अंतरिक्ष में, उन सभी पहलुओं को जांचेगा, समझेगा। यह जिम्मेदारी XRISM पे दी गई है। इसके अलावा एक खास बात XRISM की यह भी है कि एक्चुअल में यह खुद जापान का नहीं है। जापान ने इसको डेवलप किया है नासा के साथ मिल करके। तो हम देख रहे हैं कि जापान और इसके अलावा US दोनों का यहाँ पर मिला जुला तालमेल है, सहयोग है, जिसके माध्यम से यह मिशन चल रहा है। इसके अलावा यहाँ तो नासा ने अपनी भूमिका निभाई है, बट यह जो पूरा का पूरा मिशन है जापान का, इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके साइंटिस्ट ने बहुत अधिक सहयोग किया है। तो इस प्रकार अब यह निकल तो गया है, आने वाले समय में देखेंगे कि कितना अधिक सफल ये होता है।
जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया है कुछ बातें उसकी, क्योंकि HIIA रॉकेट के रूप में इसको जाना जाता है। यह रॉकेट जो है वह तैयार किया गया है JAXA साथ साथ मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। जापान के सबसे बेहतरीन रॉकेटों में से एक रॉकेट है यह, और इसकी जो सफलता प्रतिशत है यह 98% है। ऐसा बताया जाता है कि अब तक 96 लॉन्च इसके माध्यम से किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही इसका फेल हुआ है। इसके अलावा 45 में यह पूरी तरह से पास हुआ है, तो इसका प्रतिशत बहुत अच्छा है। साथ साथ लगातार इसने इस प्रकार की सफलता दी है, तो जापान का विश्वास बहुत अधिक बढ़ गया है इसके ऊपर। ठीक है, XRASM की हम बात कर चुके हैं, थोड़ी सी बात स्लिम की कर लेते हैं। स्मार्ट लैंडर है और कोई भी इसमें नहीं है, तो एक ही जगह पर रहेगा और उसके बाद चंद्रमा का अवलोकन करेगा, देखेगा, जानेगा, समझेगा। फिर जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसके माध्यम से होंगी वह सभी विश्व की अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ साझा होंगी, और फिर वह भी अपने मिशन इस तरफ आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष के राज खुलते जा रहे हैं। अभी हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर दोनों ने महत्वपूर्ण बात बताई, और रोवर ने अलग अलग तत्वों की खोज की चंद्रमा की सतह पर, तो हमें आने वाले मिशन में बहुत अधिक मदद करेंगी। यही सब बातें हमें अभी ही पता लगा है चंद्रयान 3 के रोवर के द्वारा कि वहाँ भूकंप भी आते हैं। बात क्लियर? ओके, तो यह भी सब महत्वपूर्ण जानकारियां हैं लूनर मिशन के बारे में, तो इसलिए यह भी ज़रूरी है कि आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दे दीजिए, ताकि हम लोग अब आगे बढ़े और देखें हमारी अगली न्यूज़, जिसमें बताई गई है कुणबी समुदाय के बारे में। एक्चुअली अभी न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यह है कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट करते हुए बताया है कि मराठावाड़ा क्षेत्र, यह मराठावाड़ा क्षेत्र आज के महाराष्ट्र में है। तो हमने देखा कि लंबे समय से मराठा जो हैं वह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि आप हमें रिजर्वेशन दे दीजिए। पहले उनको मिला करता था, फिर वापस कर लिया गया उनसे, बट अब जो मराठा लोग हैं वह मराठा गवर्नमेंट से लगातार कह रहे हैं कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कैसे भी दो, तुम्हारी मर्जी है। तो अब उसी के तहत अभी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है वह कुणबी समुदाय के लोगों के लिए लिया है, जो मराठावाड़ा वाले क्षेत्र में रहते हैं। पहले मराठावाड़ा वाला क्षेत्र जो था यह निजामत का हिस्सा हुआ करता था। हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उनकी जो रियासत थी, उसका हिस्सा था यह क्षेत्र। अब यह क्षेत्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधीन आता है, उसके पास बटा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करते हुए यह बताया कि मराठा वाले क्षेत्र में जितने भी मराठा लोग रह रहे हैं, हम उन सभी को रिजर्वेशन देंगे। कैसे रिजर्वेशन देंगे? उनका जो कुणबी समुदाय है हम उनको अब शामिल करेंगे OBC के तहत। तो हमारे राज्य में जो भी रिजर्वेशन OBC लोगों को मिल रहा है, जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, वो सारी सुविधाएं आप लोग भी उठा पाएंगे। बट इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा। वह महत्वपूर्ण काम आपको यह करना पड़ेगा कि हमें निज़ाम युग का कोई एक दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। यदि आपके पास निज़ाम युग का कोई दस्तावेज है जो आपको कुणबी समुदाय का बताता है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको यह आरक्षण देंगे, अदरवाइज अभी फिर डिले होगा, नहीं दे पाएंगे। तो यह जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, एक्चुअली उसके अंदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट शामिल है। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट यदि अभी फ़िलहाल 1 महीने के अंदर, 1 मंथ का पीरियड कहा गया है, यदि 1 महीने के लिए अभी गवर्नमेंट को दिखा दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिसमें आप OBC कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। बट अगर मराठा लोग ऐसे हैं जिनके पास में निज़ामत से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है, ना ही शिक्षा का और ना ही रेवेन्यू का, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी व्यवस्था की है। गवर्नमेंट चाहती है कि सबके लिए समान व्यवस्था हो और सबको लाभ मिले सरकारी कार्यों का, सरकारी योजनाओं का। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल जो सरकार है महाराष्ट्र की, उसने फैसला किया कि हम चाहते हैं कि रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाए, एक समिति बनाई जाए। तो इन्होंने एक समिति बनाई है जिसमें भी 5 सदस्य हैं। इन 5 सदस्य को 1 महीने का समय दिया गया है। कहा है कि आप 1 महीने में पूरी जांच पड़ताल करो कि कैसे हम उन लोगों को रिजर्वेशन दे सकते हैं जिन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और क्या क्या कैटेगरी हम उनके लिए रख सकते हैं। तो अब 1 महीने के लिए यह समिति काम करेगी, जांच पड़ताल करेगी, देखेगी और क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या मानदंड होंगे, और किस प्रकार से आने वाले समय में वे मराठा लोग जिनके पास निजामत से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, उनको कैसे रिजर्वेशन हम लोग दे सकते हैं। सारे फैसले अब इसको लेने हैं। तो उसके बाद ही महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट सोचेगी कि आगे अब क्या क्या हो। बट वर्तमान में जो भी गवर्नमेंट को वह दस्तावेज दिखा सकते हैं जो बहुत अधिक पुराने हैं, तो उनको जल्दी ही सब कुछ मिल जाएगा। न्यूज़ क्लियर है? तो आने वाले समय में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप किसी एग्जाम में बैठे और कुणबी समुदाय से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? आज महाराष्ट्र से संबंधित है, यह याद रखना। यह मुख्य रूप से जो कुणबी लोग हैं, यह कृषि समुदाय है एक,
प्रकार के कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं। पहले यह निज़ामत के अधीन हुआ करते थे, बट बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ, महाराष्ट्र राज्य बना, तो इनकी जो क्षेत्र है, वह जो सीमा है, तो वह जो क्षेत्र है अब वह शामिल हो गया है महाराष्ट्र राज्य में। क्लियर है बात सभी को? तो आने वाले समय में देखेंगे इसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे। बीते दिनों बहुत अधिक प्रदर्शन हुए थे यहाँ पर, जिसके तहत इन्होंने मांग की थी रिजर्वेशन की, तो गवर्नमेंट ने सोचा समझा जाना और यह फैसला लिया है। बट आप लोग के लिए भी हमने फैसला लिया है कि आप हमें इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। बेहद एक सरल सा प्रश्न जो आपके सामने है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगली न्यूज़ क्या कह रही है। गर्भपात की अनुमति, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चली आ रही है मैक्सिको से। मैक्सिको के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला किया है, उसने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि पूरे देश में अब आने वाले समय में अबॉर्शन इलीगल नहीं रहेगा। तो इसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। पहले अगर मैक्सिको में कोई भी महिला अबॉर्शन कराती थी किसी भी स्थिति में, तो उसको इलीगल माना जाता था, क्राइम माना जाता था और परिवार को, महिला को सजा दी जाती थी। बट सभी मामलों को देखा, वैश्विक स्थिति को जाना समझा, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ही देश में इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो किसी भी काम को हम लोग डीक्रिमिनलाइज करते हैं, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं, आउटपुट निकल के आता है। क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अब उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के लिए मानवाधिकारों को सोचा, क्योंकि मानवाधिकार है। मानवाधिकार महिलाओं को यह अनुमति देता है कि आपको अपने शरीर पर अधिकार प्राप्त हो और आप अपने शरीर से किसी बच्चे को जन्म देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, यह फैसला पहले आपका खुद का अपना होना चाहिए। अगर चाहते हैं तो ही बच्चे को जन्म दें, नहीं चाहते तो बच्चे को जन्म नहीं दें, ऐसा मानवाधिकार है। तो अगर आप किसी महिला को ज़बरदस्ती कहते हैं कि बच्चे को जन्म देना ही देना है, अबॉर्शन कराओगे, इलीगल है, गैर कानूनी है, तो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरफ सोचा गया। यहाँ पर यह भी फैसला लिया गया कि भाई स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को ध्यान दिया जाए कि किस प्रकार से आने वाले समय में बाकी जो समुदाय है, जो जीवन रहेगा, लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। तो महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उस तरफ ध्यान देने की बहुत अधिक ज़रूरत है। महिलाओं के जो शारीरिक अधिकार है, जैसे कि मेरा शरीर, तो मेरे को अधिकार होना चाहिए ना, मैं क्या करूँ उसके साथ में, किसको जन्म देना है, नहीं देना है, या मैं किस स्थिति में हूँ पहले मुझे पता है। तो जिस प्रकार से महिला इस बातों का, इन तथ्यों का सहारा लेकर के फैसला कर सकती है कि उसको अबॉर्शन कराना है या बच्चे को जन्म देना है। इसके अलावा महिलाओं के जीवन को भी उन्होंने महत्व दिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे के जन्म के समय महिला का जीवन बहुत अधिक रिस्क में आ जाता है, संकट आ जाता है, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी नॉर्मल ही हो या सब चीज़ें आपके फेवर में ही हो। कई बार ऐसा भी होता है, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को जन्म दिया गया या और अधिक समय तक कैरी किया गया तो परेशानियां हो सकती हैं, तो अबॉर्ट कर दीजिए। बट आपका जो लॉ है कंट्री का, वो क्या कह रहा है कि नहीं करा सकते। तो महिला के जीवन पे खतरा आ गया, आप उसके जीवन को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ अब महत्व मिलेगा। तो जिस प्रकार जिन कारणों से यह सब काम होता है और चीज़ों को डीक्रिमिनलाइज किया जाता है, इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। ज़रूरी है कि आप उस लंबी कहानी पे भी फोकस करें। अगर कहीं भी किसी भी देश में इस प्रकार की गतिविधियों को, कार्यों को क्रिमिनलाइज किया जाएगा, इलीगल माना जाएगा, तो ये बात समझ लीजिएगा कि यह सभी गतिविधियां करप्शन को बढ़ाएंगी। ठीक है, अगर करप्शन बढ़ेगा तो बहुत ही अलग ही और नेगेटिव आउटपुट सामने आएंगे। अगर आप किसी महिला को कह रहे हैं कि भाई आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, बट उसको करवाना है, तो फिर वो इलीगल ही सहारा लेगी सब चीज़ों का। किसी प्रकार से डॉक्टर्स को अधिक पैसा देंगे, सीक्रेट सारा काम करवाएंगे, जिस वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आप विशेषज्ञ डॉक्टरों का सहारा नहीं ले पाते और ऐसे डॉक्टर अबॉर्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शन के बावजूद महिला का जीवन खतरे में पड़ जाता है, महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। आप दुनिया में डाटा उठा के देखिए, दुनिया में जिन देशों ने बैन किया हुआ है ना अबॉर्शन को, वहाँ भी अबॉर्शन होते हैं, सब इलीगली होते हैं, जिस वजह से बहुत महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो अब क्या होगा कि जिस प्रकार से इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, आप सारा इलीगल रास्ता अपनाएंगे, अच्छे डॉक्टरों की मदद से आप अबॉर्शन करवा पाएंगे, जिस वजह से आपका जीवन संकट में नहीं रह पाएगा और आप अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो हर चीज़ के अनेक एस्पेक्ट होते हैं और उन एस्पेक्ट को ज़रूरी है कि आप अपने आंसर राइटिंग में शामिल कर लें। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति क्या है अभी, तो मैक्सिको के अनेक राज्यों ने पहले ही गर्भपात को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। यानी कि मैक्सिको में राज्य स्तरीय, स्टेट लेवल पे यह सब काम हो रहा था, बट कंट्री के लेवल पे, जो सेंटर का लेवल है, वहाँ नहीं हो पा रहा था, तो जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने करवा दिया है। वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो मैक्सिको सिटी है उसने पहला इनिशिएटिव लिया और कहा कि नहीं, यह जो मामला है अबॉर्शन का, डीक्रिमिनलाइज होना चाहिए और महिलाओं को राइट दिया जाना चाहिए और वह अपने राइट के तहत अपने जीवन पे, अपने शरीर का निर्णय ले सकते हैं। के लिए बात, चलिए
थोड़ा सा वैश्विक स्थिति समझते हैं कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। तो दुनिया में चल रहा है, कई देश ऐसे हैं जो गर्भपात को प्रतिबंधित किए हुए हैं। अगर आज का समय देखें तो 24 देश दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए अबॉर्शन किसी भी कीमत पर। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो अंडोरा, माल्टा, अल सल्वाडोर, होंडुरास, सेनेगल, मिस्र, फिलीपींस, लाओस इत्यादि इत्यादि ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि होना ही नहीं चाहिए। जब नहीं होना होगा तो क्या होगा? इनके यहाँ पर डेथ रेट बढ़ जाएगा, फीमेल्स की बहुत अधिक डेथ होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये लोग इलीगल रास्ते अधिक अपनाएंगे और इलीगल रास्तों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइट्स और ह्यूमन राइट्स की भी होगी यहाँ पर कि उनको नहीं मिल रहा है। अमेरिका की स्थिति ऐसी थी कि अमेरिका में पहले जो अबॉर्शन था एक्चुअल में इसको लीगल माना जाता था, बट अभी क्या हुआ कि इसने वर्ष 2022 में यह देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सब कुछ लीगल नहीं होना चाहिए, जिस वजह से आप किसी के जीवन की हत्या कर दे रहे हैं। जिस इंसान ने आंखें नहीं खोली संसार में, आप उसको पहले ही मार दे रहे हैं। तो वर्ष 2022 से अमेरिका में भी अब गर्भपात जो है वह इलीगल हो गया, क्रिमिनलाइज को कर दिया गया। कुछ देश ऐसे हैं जो आंशिक अनुमति देते हैं। दुनिया में 50 से अधिक देश ऐसे हैं जो कहते हैं अगर महिला के जीवन पे संकट है तो ही हम इजाज़त देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इसमें शामिल जो देश हैं उनका नाम है लीबिया, ईरान, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, ब्राज़ील, पोलैंड इत्यादि इत्यादि। तो एक अच्छा है ये भी। कभी भी अगर डॉक्टर कह देता है कि ठीक है, अगर महिला के जीवन को खतरा है, आप महिला के जीवन को, उसके शरीर को प्राथमिकता दे रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण और अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, पर हम समझते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो यह जो स्थिति है यह भारत की स्थिति है। भारत में अधिनियम जो है वह मुख्य रूप से 1971 में ही बना लिया गया था, यानी कि भारत सरकार शुरुआत से ही महिला के अधिकारों को और अबॉर्शन को प्राथमिकता देती है। वह जानती समझती है कि व्यवस्था इस प्रकार के देश में होनी चाहिए। बट यह जो व्यवस्था थी 1971 वाली, इसको वर्ष 2020 में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया और कुछ नए प्रावधान इसमें शामिल कर दिए। कैसे? पहले एक्चुअल में आपको जो परमिशन थी वह सिर्फ 20 हफ्तों की ही हुआ करती थी अबॉर्शन की। गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया, इसमें 4 और वीक्स ऐड कर दिए, जिस वजह से अब समय हो गया है 24 वीक्स का कि आप इस समय तक अबॉर्शन करा सकते हैं। कैसे कैसे करा सकते हैं समझते हैं। पहली स्थिति यहाँ पर यह है कि एक्चुअल में अगर आपको 20 वीक्स तक का अबॉर्शन करवाना हो तो आपको किसी एक डॉक्टर की अप्रूवल चाहिए होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि जो मन मर्जी आया कर लो। शुरुआती स्टेज जो होती है, यानी कि शुरुआत का जो पहला महीना या 1.5 महीने होते हैं, तो उस समय तो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपने जब कभी भी इंटरकोर्स किया, मेडिसिन वगैरह यूज़ कर ली या इसके अलावा जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो ले लिया, तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट अब आप उस समय नहीं ले पाए, आपका समय बीत गया, अब आप आ गए हैं 8 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, तो अब स्थिति गंभीर हो गई है। तो डॉक्टर की सलाह के साथ काम हो बेहतर होगा। तो एक डॉक्टर का रिकमेंडेशन ज़रूरी है 20 हफ्ते के अंतर्गत यदि आपकी गर्भावस्था है तो। बट अगर यह 20 हफ्ते से ऊपर चली जाती है, आप 24 वीक्स के अंडर हैं अब, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी होगा कि 2 डॉक्टर अब आपकी स्थिति को एग्जामिन करें और वह 2 डॉक्टर अगर मानते हैं, समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, आपको अबॉर्शन करवाना चाहिए, तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा, वरना अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। बात क्लियर है? तो मेडिकल बोर्ड की परमिशन के साथ साथ ही आपको 24 हफ्ते की जो परमिशन होती है वह दी जा सकती है। हालांकि भारत में कुछ खास नियम और भी कहते हैं। भारत के नियम यह भी कहते हैं कि अबॉर्शन आप किसी भी अवस्था में करा सकते हैं, समय कोई भी हो, अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से अनवांटेड, जो रेप विक्टिम्स वगैरह होते हैं या जिनकी फैमिली कंडीशन खराब हो जाती है, बदल जाती है, उनके लिए इजाज़त दी जाती है, या जिनकी मेडिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती, आपका बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि महिला की जान को खतरा है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था कर रखी है कि ठीक है, हर जगह पे हम आपके साथ हैं, और अगर कोई ऐसी स्थिति है, रेप वाली है या आपका शरीर ठीक नहीं है, तो उन स्थितियों में हम आपको ग्रांट कर देंगे कि आप अबॉर्शन करा सकें। यह भारत की एक महत्वपूर्ण कंडीशन है। तो महिला के स्वास्थ्य में खतरा होने की स्थिति में आपको जब भी आंसर लगाना है वह यही लगाना है कि किसी भी समय तक करा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बात समझ गए, जान गए। तो सारा का सारा मामला भारत वाला भी आपको याद रखना है कि किस किस प्रकार से प्रोविज़न बनाए गए हैं, पहले क्या थे, अब क्या थे, इत्यादि इत्यादि। केवल इतना ही नहीं, आपके सामने जो प्रश्न है आपको इस प्रश्न का जवाब भी देना है। एक सरल सा प्रश्न है जिसका आप कमेंट में मुझे आंसर दे दीजिए। 5वीं न्यूज़ की बात कर लेते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़ है क्योंकि भारत का पहला सोलर एनर्जी वाला शहर अनाउंस कर दिया गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर कौन सा है? सांची है, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट बात है सभी लोग के लिए। ठीक है, तो इसको अनाउंस कर दिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा।
और सांची को पहले ही कहा जाता है स्तूपों का शहर। अब यह स्तूपों का शहर पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा। तो इस वजह से अब यहाँ पूरा सेटअप किया गया है, क्योंकि सांची के पास नागौरी में एक 3 मेगावाट का संयंत्र लगाया गया है जो पूरे के पूरे शहर में बिजली सप्लाई करेगा। हालांकि इन्होंने कृषि के लिए अलग व्यवस्था की है, क्योंकि कृषि के लिए एक 5 हेक्टेयर भूमि पे अलग सेटअप बनाया है और यह जो संयंत्र है यह कृषि क्षेत्र में आपको सहयोग प्रदान करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो यह पूरा शहर है पूरे कार्बन उत्सर्जन के तहत लगभग हर वर्ष 14,324 टन कम कार्बन रिलीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत सरकार ने पहले ही टारगेट फिक्स किया है कि हम वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं। तो ये छोटे छोटे कदम ही हमें कार्बन न्यूट्रल होने में मदद करेंगे। तो हर वर्ष कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम अगर ये भी नोटिस करें तो पता लगता है कि उनको बिजली को बचाने में साथ साथ धन बचाने दोनों ही क्षेत्रों में मदद होगी। इसके अलावा क्या क्या होगा, तो इसके अलावा पूरे के पूरे शहर में ग्रीन प्लस के तहत अब नागरिकों के लिए ऊर्जा कुशल उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन व्हीकल्स के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। सौर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं, साथ साथ सौर ऊर्जा से चलने वाले ही वाटर पंप्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने यह भी फैसला किया है कि स्टूडेंट्स को, बाकी लोगों को भी हम इस प्रकार सोलर एनर्जी से चलने वाले उपकरण गिफ्ट करेंगे और पूरे राज्य को अब सोलर एनर्जी से सुसज्जित कर दिया जा रहा है इस प्रकार से। तो यह सब अनाउंसमेंट हो गई है जिसके बारे में आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है। हर एक फैक्ट को, बात को याद रखिएगा। अब बात हो रही है पहली सौर ऊर्जा संचालित शहर की। ज़रूरी है कि आप लोग विलेज पे भी फोकस करें, क्योंकि पहले ही भारत का सौर ऊर्जा संचालित गांव अनाउंस हो चुका है। कहाँ पे है? गुजरात में है, महसाणा जिले में है, मोढेरा नाम है उस गाँव का। पिछले साल ही उसने यह उपलब्धि प्राप्त की थी। पूरा का पूरा गाँव ही सौर ऊर्जा संचालित है। हर एक घर, हर एक उपकरण वहाँ पे सौर ऊर्जा से चलता है। तो गांव की बात हो तो गुजरात जाना है, महसाणा जिले में मोढेरा की बात करनी है। लेकिन अगर शहर की बात हो तो मध्य प्रदेश की ओर चलना है, सांची की बात करनी है। क्लियर है बात सभी लोग को? तो इसके साथ ही इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे दीजिए। अंतिम प्रश्न है आज का, और आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। फिर जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। कुछ ऐसे ही बातों को जानते समझते पढ़ते हुए अपना ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। रोज नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे। सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो बाकी साथियों को जरूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।